चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। हेडलाइन लिखिए लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब इसमें एक दिक्कत ऐसी है, इसका जो इनिशियल पार्ट है, इनिशियल पार्ट जो तुम्हारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो सिलेबस में है, मतलब एग्जाम में है। अब इसके लिए तुझे जो पुरानी एनसीईआरटी उसका पहला पेज जो है वो प्रिंट करना पड़ेगा, जेरॉक्स लगानी पड़ेगी। पुरानी एनसीईआरटी उसका पहला पेज वो एग्जाम में आता है बेटा, जो अब तुम्हें नए एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ हाँ, दिखाओ इधर। वो नहीं है उसमें। पहले आप, और एक चीज, जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, तो उसके पहले साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, वो पढ़ते हो तुम? वेरी गुड, अच्छी बात है, आज से पढ़ा करो। ये तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम में। यूनिट के पहले, चैप्टर के पहले ना, यूनिट के पहले। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अर्नेस्ट मेयर की। तो कोई भी यूनिट स्टार्ट होने के पहले, पता है यूनिट का मतलब क्या होता है, उसमें 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। उसके पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसको पढ़ा करो, इसको पढ़ा करो। प्लस चैप्टर की समरी पढ़ते हो, चैप्टर की समरी पढ़ते हो, पढ़ा करो। समरी और ये इंफॉर्मेशन आईएमपी रहती है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये बता, क्या तुम्हारे एनसीईआरटी में ये पहला है 1.1 लिविंग वर्ल्ड, सॉरी व्हाट इज लिविंग है क्या? हाँ, तो व्हाट इज लिविंग हेडलाइन लिखो। व्हाट इज लिविंग ये आता है एग्जाम में, जो पुराने एनसीईआरटी में है, नए में नहीं है। व्हाट इज लिविंग, पेज बाद में ले लेना रे। लिविंग वर्ल्ड, दुनिया, जीवित दुनिया, जीवित। कुछ चीजें हैं, मैं बताऊंगा लिखने के लिए, तब लिखना। फिलहाल इधर देखो, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, फिलहाल इधर देखो। लाइफ काफी यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूल से भरी हुई है, और अपनी जो लाइफ होती है वो एक्सप्रेस थ्रू द केमिकल रिएक्शन विल लीड टू द ग्रोथ। अपने लाइफ में क्या क्या आता है वो देख, ये छोड़ ऊपर वाला। अपने लाइफ में क्या क्या आती है, अपने लाइफ में क्या आता है? आता है तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? ग्रोथ। दूसरा कौन है? इसका वो पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होने के बाद वो परमानेंट सेल क्या होगा है? डेवलपमेंट। उसके बाद क्या तुम रिस्पॉन्स देते हो? मैंने सवाल पूछे, जवाब देते हो ना, इसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं ना। फिर एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देते हो, बहुत धूप है, बहुत ठंड है, रिस्पॉन्स देते हो। हाँ सर। क्या इसका मीनिंग पता है क्या है? कैमल ने खुद को क्या किया? एडप्ट, डेजर्ट में, बराबर है। वो कौन सा एनिमल है जो बर्फ वाले एरिया में रहते हैं, तुमने एडप्ट किया खुद को? पोलर बियर तो है ही, और कुछ है? मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, तुम जा रहे हो उधर अंटार्कटिका में। हिमालय में कौन से एनिमल रहते हैं? याक रहती है, एडप्ट। और लास्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये कैरेक्टर सर, मतलब ये कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में है।
ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सनेस है, एडेप्टेशन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है सर, ओके। सो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा है, इनकी बात कर रहे हैं वो, लिखा हेडलाइन, लिखो व्हाट इज लिविंग, लिखे ना तुमने, उसमें लिखिए 1 मिनट। लिखो, उसमें लिखिए लिखो लाइफ इज यूनिक, मैं जितना बोलूँ उतना लिख, लाइफ इज यूनिक, कॉमा करके लिख, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अलग अलग केमिकल से बनी है अपनी लाइफ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डायरेक्ट ये लिख, लीड टू, मॉलिक्यूल के बाद डायरेक्ट ये लिख, लीड टू, क्या लिखा, लीड टू, उसके बाद पूरा लिखिए पीले कलर में क्या लिखा है, तो लीड टू। दैट इज लाइफ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, बेटा लिखना हो गया तुम्हारा, हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद ये लिख, ये पूरा स्टेटमेंट लिख ले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये लिख, बाद में मीनिंग समझाता मैं इसका। वो पीले कलर है ना, वो आईएमपी है। वो येलो कलर इंडिकेट करेगा कि आप जीवित हो। और जिनका लिखना हो गया वो लर्न करो अभी के अभी। लर्न करो अभी के अभी। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहला आता है बेटा, वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसका मतलब है, होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तुझे पता है एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बना सकता है, हमारा एक सेल दो सेल बना सकता है, इसको माइटोसिस बोलते, क्या बोलते हैं, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16 होते हैं कि नहीं होते हैं?
रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट, 1 के 2, 2 के 4। क्या तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन में जाता है? पढ़ा है 10th में तुमने स्टेट बोर्ड में, होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब 1 के 2 डीएनए बन सकते हैं, 2 के 4 बन सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। मतलब है सर हमारी बॉडी खुद को मल्टीप्लाई कर सकती है, हमारा यहाँ वाला सेल 1 के 2 सेल बना सकता है, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? पहला क्लियर हुआ क्या? सेल रेप्लिकेटिंग, खुद होके रेप्लिकेट होते हो ना। तुम्हें चोट लगी, स्किन थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ, क्या वहां पे नया स्किन आता है? खुद होके आता है ना, कि कुछ तुम लगाते हो या फिर बोलते हो चल नया स्किन आ तू, नहीं ना, खुद होके आता है वो। क्या तुम्हें इवोल्यूशन हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है, इसलिए अपनी शक्ल ऐसी है ना, नहीं होता तो अपनी शक्ल कैसी होती? पहले इंसान जैसी। एक नाम सुना है कभी, ड्रायोपिथिकस, वो पहले वाले आदि मानव। सेल्फ रेगुलेटिंग, हम खुद को रेगुलेट करते हैं। तुम्हारे अंदर जो चीज शुरू है ना, उस पर वो अपने आप शुरू है। तुम्हारे अंदर रेस्पिरेशन अपने आप शुरू है, तू नहीं बोल रहा रेस्पिरेशन हो, वो अपने आप हो रहा है। ब्रीदिंग अपने आप हो रहा है, कुछ चीजें अपने आप हो रही है बेटा। स्टमक अपने आप काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपने आप काम कर रहा है, हार्ट अपने आप बीटिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेटिंग। हो रहा है रेगुलेट, तुम्हारे अंदर अपने आप रिएक्शन हो रही है, सेल्फ रेगुलेटिंग। देन है इंटरेक्टिव सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब जान ले, व्हाट इज इंटरेक्टिव सिस्टम? इसका मीनिंग है इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसका मीनिंग सुन, इंटरेक्टिव सिस्टम। तुम क्या सिर्फ अपने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं, तुम हवा से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम तापमान से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम पौधे से इंटरेक्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल प्लांट सब है, एक में से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक में के वो कांटेक्ट में है। बटरफ्लाई पौधों से इंटरेक्ट कर रहा है पॉलिनेशन के लिए, बराबर? हाँ या ना? हनी भी इंटरेक्ट कर रही है सनफ्लावर से, बराबर? दैट इज इंटरेक्शन। प्लांट से कौन निकल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? तुम्हारे अंदर। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। हम एक में के इंटरेक्शन में है। तुम्हारे असर एनवायरनमेंट का असर, तुम्हारे ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है क्या? तुम्हारे ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है क्या? साउथ जितने लोग हैं साउथ में, उनकी स्किन कैसी है? हाँ, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनकी स्किन कैसी है? क्यों है? इंडिया तो एक ही है, स्किन अलग अलग क्यों है? एटमॉस्फेयर, दैट इज इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज, है भाई इंटरेक्शन है, अपना और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है। इसको एनवायरनमेंट की भाषा में इकोलॉजी बोलते, इकोसिस्टम बोलते। नाम सुना कभी इकोसिस्टम? हाँ, हम जहाँ रहते हैं हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी एनवायरनमेंट से। तुम यूरोप में जाएंगे अलग टेम्परेचर है, अफ्रीका जाएंगे अलग टेम्परेचर है, अंटार्कटिका जाएंगे अलग ही टेम्परेचर है। किसी फॉरेन वाले को बोल तो जो यूरोप में रहता है वहां पे ठंड रहती है हमेशा, उसको बोल मंथ ऑफ मई में विदर्भ में आए। उसको बोल तो कि 12 बजे तू राजकमल स्क्वायर में जा। पता है क्या वो फॉरेन तो छोड़, जो नासिक में रहते उनको बोल तू, जो नासिक में रहते हैं ना उनको बोल कि यहाँ विदर्भ में आए मंथ ऑफ मई में, अमरावती या नागपुर में। वो क्या बोलेगा देख, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यहाँ कितना टेम्परेचर है यहाँ, इसका मतलब वहां वो इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बताया? तो हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो नासिक से इधर आए थे, किसी वजह से आए थे, मंथ ऑफ मई में आए थे, हार्डली 2 दिन रुके, टिकट बुक किए, भाग गए नासिक वापस। सहन नहीं हुआ टेम्परेचर यहाँ का। इवन तो पूना में भी सेम कंडीशन है, पूना के लोग इधर नहीं आते कभी, मतलब आते कम आते। अब मेरे बहुत सारे रिलेटिव उधर है, वो आते ही नहीं है मंथ ऑफ मई में इधर, इंटरेक्शन नहीं होता ज्यादा, आदत नहीं है उनको टेम्परेचर की है।
ओके, ठीक है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तुमने क्या क्या लिखा, समझ में आया ना बेटा? लास्ट था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब वही है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तुझे इंटरेक्शन का मीनिंग समझ में आया क्या? हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरेक्ट। उसका बाद में उसका मीनिंग, उसके बाद है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मतलब है बाहर, बाहर का कोई भी चीज जो हमें हमें एक्टिवेट करे या डीएक्टिवेट करे, दैट इज स्टिमुलाई। जैसे बहुत धूप है या बहुत जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे कानों के ऊपर जा रही है, तुम सुन रहे हो ना, वो आवाज क्या है? स्टिमुलाई। कौन है? तुम उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे ना मुझे। तुझे मच्छर ने काटा, मच्छर का काटना कौन है? तूने रिस्पॉन्स दिया ना, मच्छर को मार दिया ना बेचारे को, है ना? हाँ। तुझे किसने कुछ बोला, तू अपोजिट आंसर देगा ना, तो उसने तुझे कुछ बोला, वो भी कौन है? स्टिमुलाई। ऐसा होता है ये। तूने सन की तरफ देखा 12 बजे, ऐसे सन की तरफ देखा, आंख में आंख डाल के ऐसे देखा, देख पाएगा तू? डायरेक्ट सनलाइट इधर आएगा ना बेटा, कौन है वो? स्टिमुलाई। आवाज, देन हर चीज स्टिमुलाई है। तूने पानी पूरी देखा, मुंह में पानी आ गया, कौन है पानी पूरी? मैं जब 7 बजे है ना, या 7 बजे 8 बजे या नवाते से जाता हूँ ना मैं, तो वो लोग वैसे ही भ्रमित हो जाते हैं, अपने आप गाड़ी उधर चली जाती है। पता ना, वहाँ मेला होता है हमेशा, है ना, चौपाटी। हाँ, मतलब इतनी स्मेल आती है, अलग अलग पाव भाजी अलग, ये अलग वो अलग, बिरयानी अलग, इंसान वैसे स्टिमुलाई हो जाता है। रिस्पॉन्स। मैं तो नहीं जाता वहां पे, सिर्फ देखते रहता हूँ वो। कुछ अपने बैच के बच्चे भी रहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। ओके, तो सर ये स्टिमुलाई की बात हो गई। ओके, नेक्स्ट। अब लिख, लिख कैरेक्टर, लिख कैरेक्टर्स, लिखो कैरेक्टर्स। लिख बेटा, कैरेक्टर लिख। कैरेक्टर के नीचे वन बाय वन लिखते जा। कैरेक्टर में लिख पहला ग्रोथ। तू लिख रहा है कैरेक्टर, पहले ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये कैरेक्टर लिख। कौन कौन से कैरेक्टर है? लर्न करो 1 मिनट के अंदर। हो गया? हाँ, तो ये है अपने कैरेक्टर, ये है अपने कैरेक्टर जिससे अपनी पहचान है कि हम लिविंग है। लेकिन इसमें भी एक है, और एक है, एक कैरेक्टर और एक 100% कैरेक्टर। मतलब सर, जैसे एग्जांपल, एक होता है ब्रिलियंट, एक होता है एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, होशियार, अति होशियार, है ना? समझा ना? सुनो, कैरेक्टर, और एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। जो डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है वो तुमको शो करेगा ये 100% लिविंग है। तो यहाँ कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो 100% डिसाइड करेंगे कि आप लिविंग हो। उसमें कौन कौन आता है? उसमें मेटाबॉलिज्म आता है, ये सबके सब कैरेक्टर है, नो डाउट। लेकिन मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ, डिफाइनिंग कैरेक्टर, जो सही में बताएगा कि तू लिविंग है। एक होता है मेटाबॉलिज्म,
एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है कॉन्शियसनेस। इस तीनों को टिक करके लिख इधर, दे आर डिफाइनिंग कैरेक्टर। लिख, तीनों को टिक करके लिख, तीनों को टिक करके लिख, दे आर डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर। कौन कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग है? वो बताएंगे कि तू लिविंग है। सर ऐसा क्यों? बताऊंगा मैं। ऐसे ये तीन कैरेक्टर क्यों, यही तीनों के ऊपर के दोनों क्यों नहीं? इसका कारण बताता मैं कारण बताऊंगा। चल ध्यान दे। अभी पहला कैरेक्टर लिख ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टर लिख ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है हमें। ग्रोथ, इसमें लिख बेटा। ग्रोथ, ग्रोथ में आते हैं ट्विन कैरेक्टर। ट्विन मतलब टू कैरेक्टर। ये ट्विन याद रखना, एक सेल का मास बढ़ते जा रहा और एक सेल का नंबर बढ़ते जा रहा। एक सेल का मास बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर। एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन है, याद रख, इसको स्टार कर। ट्विन कैरेक्टर कौन कौन से है? हाँ, मतलब मास इंक्रीज हो रहा है प्लस सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन कैरेक्टर। सर समझा नहीं? ये समझते हैं। सबसे पहले जाइगोट था, तो सबसे पहले कौन था? जाइगोट था। तुझे पता है जाइगोट का कंटिन्यू मल्टीप्लाई किया, कौन बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर बना वो वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड एज फोइटस। फोइटस पता है? उसके बाद में इन्फेंट्स, इन्फेंट के बाद चाइल्ड, एडल्ट, जो भी है वो। इसका मीनिंग जान रहा है? तो इसका मीनिंग है जाइगोट कितना सेल था? उसमें लगता उससे लाखों सेल बन के, मिलियन सेल बन के क्या बना? एम्ब्रियो। तो वजन कर ले इनका, जाइगोट का वजन कर और नंबर, इसका वजन और नंबर और इसका वजन नंबर, फर्क है। जाइगोट का सिर्फ क्या सेल बढ़ा? नहीं, उसका वजन भी बढ़ा। तुम्हारा धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है ना, तुम्हारे अंदर कौन बढ़ रहा है? सेल नंबर एज वेल एज मास। तुम्हारे अंदर सेल का नंबर बढ़ रहा है प्लस मास। समझ में आया? जब तुम 1 साल के थे तब तुम्हारे अंदर सेल नंबर और वजन, और अभी तुम जो हो वजन प्लस सेल नंबर, फर्क है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये आईएमपी कर बेटा। हाँ सर समझ में आया। उसके बाद में एग्जाम्पल ले तो अबाउट यूनिसेलुलर, इसके बारे में सुन। यूनिसेलुलर सेल या ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म, मेरी बात सुनना। इसका मैं एग्जांपल लूंगा बैक्टीरिया का या अमीबा का, क्योंकि सर ये सिंगल सेल वाले हैं सर, या ईस्ट का, पता ना, दे आर ऑल कॉल्ड एज सिंगल सेल, ये सिंगल सेल वाले हैं। अगर ये बैक्टीरिया है, इस एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन रहे हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही है। यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, प्लस यहाँ पे हो रहा है रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है सर? कैसे? क्या? सुन ले बेटा, बैक्टीरिया कितना है? एक से कितने बैक्टीरिया मिल रहे हैं? मतलब इसके ये बच्चे हो गए ना, इसके क्या हो गए? मतलब क्या हो रहा है? प्लस बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है। कहाँ कहाँ? समझ में आया क्या? यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक ही चीज है। अब ये बता, हमारे अंदर कंडीशन नहीं है ऐसी, हमारे अंदर अलग चीज है, मतलब मल्टी सेलुलर। इसमें ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। जैसे तुम्हारे स्किन का सेल है, ये तुम्हारे स्किन का सेल है। ये जब स्किन का सेल डिवाइड होता है, एक के 2 सेल बन जाते हैं, ये स्किन सेल है बेटा, एक के 2 बन गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो रही है, यहाँ पे हो रही है ग्रोथ। क्या हो रही है? ग्रोथ।
रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या इधर? नहीं। अरे भाई स्किन सेल, एक के सेल कितने बन रहा है? ऐसा हुआ क्या एक के 2 सेल बने, मतलब ग्रोथ के एवरेज, और इंसान भी आ रहा है उससे नया? होता है इससे, एक के 2 सेल बने, अरे नया इंसान ही बन गया। अरे नहीं होता ना, नहीं होता ना। फिर तो मल्टी में सिर्फ क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है? एक ही चीज है, लिख लो इसे, यहाँ पे सिर्फ वो ग्रोथ है। मल्टी में लिखना ओनली ग्रोथ, ओनली ग्रोथ होती है सर, रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओनली ग्रोथ। एक के 2 सेल बने, नया स्किन आया, चोट लगी, नया स्किन आया, जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ग्रोथ हो रही है सर। तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है सर। नाखून बढ़ने को ग्रोथ बोलते हैं अपन, नाखून बढ़ने को ग्रोथ बोलते हैं। हेयर बढ़ने को, नाखून लिविंग है कि नॉन लिविंग है? और हेयर, हाँ हेयर क्या है? नॉन लिविंग है, ओके। और नाखून? श्योर, ओके। एक बार सर्च तो करना। हाँ नॉन लिविंग है, बता ना, मैं बताऊंगा इसका, बताऊंगा, इधर ध्यान दे। प्लांट में हमेशा ग्रोथ कैसी होती है? कंटिन्यू। प्लांट में ग्रोथ कैसी है? उसका एकमेव कारण कौन सा है? कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ गए आप? कौन सा टिश्यू? प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू होती है। सर ये नीम का पेड़ है इधर, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू है आज भी? हाँ बेटा, कंटिन्यू ग्रोथ है, दिखता नहीं सिर्फ हमें। कि नीम की पेड़ की ग्रोथ जो है वो एक उम्र के बाद, एक एज के बाद वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन दिखती नहीं है वो। और इंसान की जो ग्रोथ है, ह्यूमन की, वो डिसकंटिन्यू। एनिमल की ग्रोथ कैसी है? डिसकंटिन्यू। एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड है, क्योंकि हमारे अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है। हमारी ग्रोथ कैसी है? लिमिटेड है। इनकी ग्रोथ कैसी है? कंटिन्यू है, अनलिमिटेड है। ऐसे होता है केस। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेल लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। हेयर कौन है? नॉन लिविंग। हाँ हाँ, ओके, मतलब आधा हिस्सा लिविंग, आधा हिस्सा नॉन लिविंग, हो ना भैया? जहां से वो हेयर निकला वो जगह लिविंग, बाहर का एरिया नॉन लिविंग। ओके, बहुत। वो बोथ में आता, क्योंकि जहां से हेयर आता है ना, हेयर फॉलिकल्स, वो नीचे वाला एरिया जहां से हेयर ग्रो होता है, वो एरिया लिविंग का रहता है। हाँ, चल ध्यान दे इधर, बेटा ध्यान दे इधर। लेकिन जो नॉन लिविंग चीजें हैं ये भी ग्रोथ करवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है बेटा हिमालय, हिमालय माउंटेन देख ले, क्या है? ग्रोथ हो रही है उसकी, ग्रोथ ही एक प्रकार की वो। तूने ईंट पे ईंट रखी, ईंट पे ईंट रखी, क्या हो रही है? दीवार की ग्रोथ।
तूने मिट्टी पे मिट्टी रखी, मिट्टी में ग्रोथ का सिंपल मीनिंग क्या है? हाइट बढ़ना, बराबर है। तो नॉन लिविंग का भी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ट्रक में से रेत निकलती है, एक पता है ना क्या बन जाता है? हिल एरिया बन जाता है, बराबर है। तो वो क्या है सर? ग्रोथ। हिमालय पर्वत बढ़ रहा है, क्या हो रही है? ग्रोथ। ईंट पे ईंट रखी, क्या हो रही है? ग्रोथ। मतलब नॉन लिविंग का भी क्या होता है? ग्रोथ। नाखून का ये वाला हिस्सा जो है स्किन के आगे वाला ग्रो होता है ना, वो भी क्या है? ग्रोथ। हेयर जो स्काल्प से बाहर निकला लेकिन नॉन लिविंग में आता, जो बाहर निकला, वो भी क्या हो रहा है? ग्रो। सिर्फ वो हेयर और नाखून की इधर बात नहीं करूँ क्योंकि वो इंटरनल है। मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, ईंट की बात कर रहा हूँ। ये ग्रोथ कैसी है? नॉन लिविंग की है। मतलब ग्रोथ कंफ्यूजिंग है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, इसलिए वो डिफाइनिंग नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। हाँ, इतना फर्क है कि हमारी जो ग्रोथ है लिविंग की, वो इंट्रेंसिक है, अंदर से है, और इनकी जो ग्रोथ है वो बाहर से है। तूने ईंट पे ईंट रखी ना, ग्रोथ कैसी हो गई? बाहर से। मिट्टी में मिट्टी रखी, कैसी ग्रोथ है? बाहर से। हिमालय पर्वत बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? बाहर से। समझ में आया? दूसरी बात, हमारी ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है। कैसी है? हमारी वापस हाइट कम हो सकती है क्या? लेकिन दीवार की हाइट कम हो सकती है ना, ईंट निकाले तो। हाँ या ना? रेत की हाइट कम हो सकती है। मतलब उनकी ग्रोथ कैसी है? रिवर्सिबल। हमारी कैसी है? लेकिन ग्रोथ इज अ कंफ्यूजिंग कैरेक्टर, इसलिए इसको हमने एज अ 100% लिविंग के बारे में हमने नहीं बोला इसको। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये किसका पैटर्न था? ग्रोथ का। नेक्स्ट लिखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इधर हिमालय दिखाया, ये ग्रोथ का पैटर्न है। पहले इतना था, अब इतना 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 हो गया, ऐसे। तुझे पता है हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया जो जमीन है ना, वो चाइना की तरफ जा रही है धीरे धीरे। मतलब इंडिया की जो जमीन जो है, अपना जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, जमीन का हिस्सा है, वो थोड़ा धीरे धीरे ना चाइना की तरफ जा रहा है। इसलिए वो हिमालय थोड़ा ऊपर 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 जा रहा है ऐसे। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कौन आया? सिर्फ वो भी आया नहीं, बनाया गया। उसको बनाया गया, कैसे बनाया? हाँ, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। इंडिया का एक टुकड़ा चाइना की तरफ जा रहा था, ऐसे बीच में समंदर था पहले। समंदर था पहले, इंडिया का एक टुकड़ा जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, आके टकराया चाइना से। इतना टकराया कि वहां पे हिमालय बन गया। ओके, ये दूसरा प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। इसके बात करूंगा मैं। हाँ, लिखते जाओ, लिखो। रिप्रोडक्शन पहला है स्पोरुलेशन। नाम सुना है स्पोरुलेशन? नहीं सुना? 10th में होगा ना, 10th। ठीक है, लिखो स्पोरुलेशन, लिखो स्पोरुलेशन। अरे स्पोर नहीं नाम सुना तूने कभी? हाँ, वही तो है फिर। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर का बनना, जो फंगस में होता है। फंगस में स्पोर बनते हैं ना बेटा, मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरा लिख फ्रेगमेंटेशन, सुना है? ये रिप्रोडक्शन के टॉपिक है, ये होता है अलगी में। बडिंग सुना है? ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में। ये सुना है रिजनरेशन? हाँ, प्लानेरिया।
बाइनरी फिशन सुना है? बैक्टीरिया, अमीबा। ये सर रिप्रोडक्शन के प्रकार है जिसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों आते हैं। हाँ वो भी आता है बेटा, ब्रायोफाइलम वो भी आता है। लेकिन ये जो प्रकार है वो एसेक्सुअल में आ जाते हैं। ये कब हुआ था? ये 10th ये 9th सिलेबस में था ना? लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। याद रख, कुछ एक्सेप्शनल केस है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कि वो लिविंग का डिफरेंट कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है म्यूल। म्यूल का मतलब हाँ, हॉर्स और डोंकी क्रॉस करने के बाद जो बच्चा बनेगा, हॉर्स डोंकी क्रॉस करने के बाद जो बच्चा मिलेगा उसको म्यूल बोलते हैं। और म्यूल को म्यूल नहीं होता, मतलब म्यूल को आगे बच्चा नहीं होता। हनी भी 3 प्रकार का होता है, एक मेल, 2 फीमेल, उस फीमेल में क्वीन और एक वर्कर। ये वर्कर हनी भी है। कौन सी हनी भी? जो ऐसे घूमते रहते ना, हनी कलेक्ट करना, हमें काटना, ये वर्कर हनी भी है। क्वीन बाहर नहीं निकलती, क्वीन काफी मोटी होती है, साइज से दिखती है कि हाँ ये क्वीन हनी भी है। तो सर स्टेराइल हनी भी, इसको बच्चे नहीं होते, क्वीन को होंगे। मतलब उस घर में 2 फीमेल रहती है, क्वीन और एक वर्कर। वर्कर का काम जो होता है वो बस शहद कलेक्ट करके लाना। शहद नहीं होता एक्चुअली, वो जूस होता है, उसको शहद बनाते वो। हाँ। और तीसरा है कुछ ऐसे कपल, उसको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। कौन से कपल? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। और तुझे पता है ये फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो होते हैं फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज करते हैं, आईवीएफ। क्या यूज करते हैं ये? आईवीएफ। तो इनको देख के ये सर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। कुछ ऐसे कपल रहते हैं जिनको मतलब पूरे लाइफ के टाइम में उनको बच्चे नहीं होते, सो दे आर स्टेराइल, दे आर इनफर्टाइल। हो गया लिखना ये? तो कैरेक्टर कौन सा खत्म हुआ अभी? जल्दी लिखो जरा। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसा होता है ये म्यूल, केचर, और ये वर्कर हनी भी। उसके बाद में लिख, मेटाबॉलिज्म बाद में पढ़ेंगे अपन। ये लिख सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिख लिख सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लिख। ये टॉपिक होना चाहिए आज। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख। क्या इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या वो सेल से बने हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, फंगस, प्लांट, एनिमल, सबके अंदर सेल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल ना। इसका मतलब है ये जो कैरेक्टर है ये डिफाइनिंग कौन सा कैरेक्टर है? लिविंग का। काय का है? बिकॉज जहां सेल है वही लाइफ है। सेल है तो लाइफ है। तुझे पता है वायरस का सेल नहीं रहता, इसलिए वायरस नॉन लिविंग लिविंग दोनों में आता है।
तूने कभी देखा है वायरस का सेल है? नहीं भाई, सेल शुरू होता है बैक्टीरिया से, छोटे से। तो इसके बारे में इतना ही लिख, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, इतना ही लिख ले, इतना ही लिख सिर्फ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, बस उतना ही है उसके बारे में। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ हाँ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, अरे उसके बाद में लिख कॉन्शियसनेस, बस उतना ही था उसके बारे में। उससे साबित होता है कि हम सब लिविंग है, वो लिविंग का डेफिनेट फीचर है। लिख लिख कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियस रे? क्या होता है कॉन्शियस? इसको बोलते हैं कॉन्शियस। तो बंदर को देख एक बार, क्या वो मेकअप कर रहा है? नहीं, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तुम कभी खुद को मिरर में देख के डर जाते हो? एनिमल डरता है, लेकिन होली के दिन डरते होंगे, होली के दिन डरते होंगे खुद का मेकअप देख के। सुनो, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको कॉन्शियस का मीनिंग समझाता हूँ, सबके अंदर है। कॉन्शियस का सिंपल मीनिंग है रिस्पॉन्स। बता, ये किसको रिस्पॉन्स दे रहा है? प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट को, दैट इज रिस्पॉन्स। और जितने भी लिविंग है सब रिस्पॉन्स देते हैं। बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्स देता है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्स देता है लिविंग इसको, वायरस को। जितने भी सेल है वो रिस्पॉन्स देते हैं। ये कौन सा पौधा है? टच मी नॉट, रिस्पॉन्स देता है, देता है। ये कौन है? आर यू श्योर? अगर ये मक्खी आ गई तो खत्म, पता है ना, रिस्पॉन्स। और ये तो पता ही है तुझे। एक्सपेरिमेंट हुआ था, तूने डिस्कवरी चैनल या फिर तूने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, एक जंगल में कांच रखा था, मिरर। जंगल में बड़ा सा कांच रखा था, जो भी एनिमल वहां पे आएगा खुद को देख रहा था। या फिर ऐसे लोकल एरिया में ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां बड़ा सा मिरर रखा था, आईना। और जो भी डॉग आते थे, समझे ना आगे वाली बात, डॉग क्या करते, खुद को देखते थे मिरर में। तो आगे वाला क्या होता था, कंसेप्ट क्या था, फिर आगे क्या होगा? डॉग ने खुद को मिरर में देखा, क्या होगा? कि शांत रहेगा कि भौंकेगा, दैट इज रिस्पॉन्स। एनिमल को नहीं पता कि वो मैं खुद हूं, उसको लगता है कि दूसरा कुत्ता आया है इधर, समझे ना, दैट इज रिस्पॉन्स। वो तो इतना कॉमेडी हुआ था, एक मिरर था ऐसे रखा हुआ था, एक कुत्ता आया, उसको सामने वही दिखा ना, उसको लगा पीछे कोई कुत्ता खड़ा है, वो मिरर के बैक साइड गया तो कोई कुत्ता है क्या? रिस्पॉन्स। इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वो सबके अंदर है बेटा, सभी के अंदर है, ऐसा कौन नहीं, सबके अंदर है कॉन्शियसनेस। ये लिख लो, ये लिख ले, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, बस इतना लिख ले। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। वो लाइक जो है वो मत लिख, सब इतना लिख ले। हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। हो गया क्या? हाँ, उसमें कुछ एग्जांपल लिख लिख। फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट, फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट,
इसका मीनिंग क्या है? फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। हाँ, प्लांट लाइट की तरफ जाना, फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। दूसरी बात मैं बात करूंगा, देखो इधर ह्यूमन बींग जो है ना, मेरी बात सुनना बेटा, ह्यूमन बींग जो है ना, ये है कंप्लीट ब्रीडर्स। इसका मीनिंग सुन, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या होता है? इसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन साइकिल रहती है? तो ये कभी भी चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एनिमल की बात अलग है, एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहता है, एनिमल में रहता है ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी? हाँ, जैसे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ है मंकी में, ह्यूमन में और चिंपांजी में। बाकी सारे के सारे जितने भी एनिमल है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी एनिमल ले लो, उन सब में कौन साइकिल है? ईस्ट्रस। इसलिए वो रहते हैं सीजनल ब्रीडर। कौन से ब्रीडर? मतलब जब सीजन आता है तब वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते 12 महीने। और ये सीजन डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। कैसे? हाँ, शेर हुआ, हिरन हुआ, कोई भी, दे आर ऑल सीजनल ब्रीडर्स। और ये ब्रीडर होते हैं डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का असर होता है उनके शरीर पे, शरीर का असर होता है हार्मोन्स पे, और हार्मोन का असर होता है उनके ओवरी पे। समझा मैंने क्या बोला? टेम्परेचर का असर बॉडी पे, बॉडी का असर की वजह से हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? और हार्मोन से ओवरी एक्टिव होती है, तब आते बनता है ईस्ट्रस साइकिल। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये कौन से ब्रीडर हो गए? सीजनल। तो उनके शरीर पे काय पे असर हो, काय का असर हो रहा है? सनलाइट का, मतलब टेम्परेचर का, काय का, दैट इज कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर। दूसरा एग्जांपल लिख, सीजनल ब्रीडर्स। दूसरा एग्जांपल लिख, सीजनल ब्रीडर्स। दैट इज कॉन्शियसनेस का पैटर्न नहीं है। तुझे पता है कोई भी एनिमल जब हम उसे टूरिस्ट में जाते हैं तो पता है दो प्रकार के होता है शिफ्टिंग। एक तो अपने को सवेरे लेके जाएंगे वो जंगल घुमाने जिप्सी में, या फिर इवनिंग को। उनको पता है कि ये इस वक्त शेर निकल सकता है। तुझे पता है एक समय रहता है जस्ट 4 and 5 o'clock का, उसके दौरान एनिमल्स बाहर निकलते हैं। कैसे पता एनिमल को 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाना है? 5 बजे उनको जाना है। कैसे पता है पंछी को कि इस सवेरे हो चुका है, सवेरे इधर जाना है, शाम को इधर वापस आना है? कैसे पता पंछी को? सनलाइट की वजह से। किसकी वजह से? वो सेंस करते हैं। क्या उनके पास कोई घड़ी है? कैसे सेंस करते? वो तो टाइम से चलते हैं। बराबर सवेरे हुआ, सनराइज हुआ, वहां से निकलेंगे, इधर जाएंगे, सनसेट हो रहा है, वहां से इधर आएंगे। कितना ये जो कंसेप्ट है ना, ये बस टेम्परेचर के हिसाब से अंदर लगाते हैं। पहले जमाने में घड़ी थी क्या? पहले जमाने में, बहुत पुराना जमाना, घड़ी थी क्या? कैसे हम सेंस करते थे? ये सनलाइट के, सनलाइट मतलब सन को देखते थे ऐसे। तो ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस के प्रकार है और कुछ नहीं है। ओके, हाँ। अब मैं बात करूंगा उससे थोड़ा ऊपर। एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कौन सा कॉन्शियसनेस? जो हम में है, सिर्फ इंसानों में और किसी में नहीं है। सर एग्जाम्पल, हम खुद की केयर लेते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमें खुद का, हम खुद को संभाल सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम खुद को अच्छा रखते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे बाकी एनिमल नहीं कर सकते। वो कीचड़ में जाएगा, कोई परवाह नहीं उसको, उसमें सेल्फ कॉन्शियस नाम की चीज नहीं है। जो खुद के बारे में सोचे वो सेल्फ कॉन्शियस में आता है। जैसे एग्जाम्पल, सुन मेरी बात, तेरे घर में तुम हो और एक डॉगी है, दोनों को बाहर जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए, बराबर है? आईने में कंघी कौन करेगा? कुत्ता की तुम। दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कभी बोला कुत्ता मुझे भी मेकअप करना है, पाउडर लगाना है? नहीं, क्योंकि उसको उतना पता है कि बाहर जाना है, उसको ये नहीं पता कि मेकअप करके बाहर जाना है। तो ये क्या हुआ? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ में सिर्फ कौन आता है बेटा? इंसान। क्लियर हुआ? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस फर्क है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर क्योंकि वो सब में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज वो सिर्फ, तो एक लाइन लिख लो, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग। कॉन्शियसनेस है क्योंकि वो सब में है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है।
सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में होता है, इसलिए यह डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, खुद के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना, नीट की एग्जाम देने के बारे में सोचना सिर्फ इंसान सोच सकता है, और कौन सोच सकता है? कौन सा एनिमल बोलता है कि हमें भी एग्जाम देनी है वेटरनरी साइंस की? समझा बेटा? तूने एक नाम सुना है कोमा? कोमा पैरालिसिस क्या होता है? ब्रेन डेड। क्या होता है? मतलब हमारा ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो भी चला जाता है, और कुछ अमाउंट में कॉन्शियसनेस वो भी चला जाता है। ये एक्सेप्शन केस में आता है ब्रेन डेड, दैट इज कोमा। बताओ कोमा में क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस तो चला ही जाता है, क्या हम कॉन्शियस रहते हैं? क्या हमें कुछ फील होता, पेन वगैरह? मतलब हमारा कॉन्शियसनेस भी चला जाता, सिर्फ बॉडी एक जिंदा रहती है, लिविंग, हाँ लिविंग रहती है, बाकी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। होश हम खो देते हैं उस वक्त। इतना क्लियर हुआ? बाकी इसमें जो मेटाबॉलिज्म कल बात करेंगे।